स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बेटा सबसे पहले क्या क्या आप मुझे बताओ कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन हमने करी थी। बेटा नेशनल इनकम इज सम ऑफ ऑल जो अर्न करता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग। दो बातें हैं, पहली बात तो भैया फैक्टर इनकम होनी चाहिए, अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट होनी चाहिए। इससे जो कंक्लूजन निकला था वो निकला था कि अगर कोई भी इनकम फैक्टर इनकम नहीं है, कौन सी इनकम है, ट्रांसफर, तो वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। अगर फैक्टर इनकम है तो बेटा फैक्टर इनकम के भी दो पार्ट, अगर अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट है तो नेशनल इनकम इंक्लूड होगा, अर्न बाय नॉन रेजिडेंट है नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। एकदम समझ आता है बेटा। अच्छा, फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम क्या होती थी? फैक्टर इनकम होती थी जिसके अगेंस्ट में गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हुआ है, जैसे वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीजें क्या है, फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम जिसके अगेंस्ट में गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज नहीं हुआ। फैक्टर इनकम इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, ट्रांसफर इनकम इज अ रिसीविंग कॉन्सेप्ट। फैक्टर इनकम डोमेस्टिक एज वेल एज नेशनल दोनों में इंक्लूड होती है, ट्रांसफर नाइदर डोमेस्टिक नॉर नेशनल, किसी में इंक्लूड नहीं होती। और लास्ट हमने एग्जांपल दे दिया था। सेकंड चीज मैंने आपको नॉर्मल रेजिडेंट बताया था। नॉर्मल रेजिडेंट बेटा हर सब्जेक्ट में अपने पर्सपेक्टिव से होता है, टैक्स में अलग होता है, लॉज में अलग होता है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज में अलग होता है। इकोनॉमिक्स में नॉर्मल रेजिडेंट मतलब था ऐसा व्यक्ति जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाई करेगा विद इन द कंट्री, और एक 1 ईयर वाला पीरियड भी मेंशन है, बट आप पहली प्रेफरेंस सेंटर ऑफ इंटरेस्ट वाले को देंगे। बात समझ आ रही है? उसके बाद मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। याद है आपको एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। मतलब हम ऐसे याद रखेंगे, ऑल्दो अभी इस चीज में मैं काफी चेंजेस कराऊंगा बाद में, बट अभी के लिए आप याद रखो एनएनपीएफसी कैलकुलेट करने का एक तरीका है विच इज जीडीपी एट। अब जीडीपी एमपी को निकालने के कितने मेथड्स? तीन, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज आउटपुट और वैल्यू एडेड, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। अब इनकम मेथड में 5 कंपोनेंट है, पांचों कंपोनेंट आपको क्वेश्चन में देखने हैं, पांचों को करना है ऐड, और आपका जीडीपी एमपी इनकम मेथड से निकल जाएगा। सबसे पहले था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, डेप्रिसिएशन, या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन अगर आपको याद है 3 के बाद मैंने एक लाइन खिंचवाई थी उस पर, उसका रोल अभी बताऊंगा। इनकम मेथड से जीडीपी एमपी निकला, एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चारों को ऐड करो, एक्सपेंडिचर से जीडीपी में निकल जाएगा। और प्रोडक्शन बेटा सबसे ही ज्यादा सिंपल है, प्रोडक्शन वाले में होता है सम ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, क्या, बस सबको ऐड कर देना। अब इन तीनों मेथड से हमने जीडीपी में निकाला। कन्वर्जन याद है प्रश्न आपको, है ना, कन्वर्जन बताए थे बेटा। जीडीपी एमपी नीचे रखो, एनएनपीएफसी ऊपर रखो। सबसे पहले ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, वाइसा वर्षा में प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस नफीफा, नफीफा को क्या करेंगे, प्लस। नफीफा इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अब्रॉड, ठीक है। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस एनआईटी, और वाइसा वर्षा में प्लस एनआईटी। अच्छा, इसमें गेम और बताया था कि नफीफा जो होता है बेटा, नफीफा का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। इसमें दो केस हो सकते हैं, अगर क्वेश्चन में फीफा कम है और फीटा ज्यादा है तो फीफा माइनस फीटा विल बी नेगेटिव। तो आप जो नफीफा को प्लस करते थे, करना तो प्लस ही है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दूसरा इसमें याद रखना, क्वेश्चन में हो सकता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह वो आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड देते हैं 40, तो बेटा उसको नफीटा को नफीफा बनाने के लिए उसका साइन क्या करना है, चेंज। बस साइन चेंज कर दो, अपने आप नफीफा बन जाएगा, और फिर नफीफा का ट्रीटमेंट कर दो। ठीक है, ये बात समझ आई बेटा आपको? यहां तक कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं इन तीनों मेथड्स के अंदर इन डेप्थ, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा। और बेटा मैं पहले ही बता रहा हूं, ये आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा कि सर ये पैटर्न ज्यादा है, कैसे याद होगा, बट ट्रस्ट मी याद हो जाएगा। 2-4 दिन पिटोगे, अंदर से तो गालियां दोगे, बट ऐसा याद होगा, भूलोगे नहीं भाई कभी। ठीक है, तो ये टेस्ट अब डेली चलता रहेगा जब तक ये चैप्टर है, डेली यही चलता रहेगा जब तक ये चैप्टर है। और आज तो मैं बहुत अच्छे से तीनों करवा दूंगा, तो आपको इन डेप्थ वाला भी याद रखना अच्छे से। ठीक है भाई, तो इसको तो अच्छे से याद कर लेंगे, प्लस हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप क्वेश्चन बार बार करोगे ना, तो बार बार वहां पे फॉर्मूला लिखते रहेंगे, तो काफी चीज आपको याद हो जाएगी क्लास में। ठीक है, अब आज की क्लास में आप सबसे पहले हेडिंग डालो इनकम मेथड। आज की क्लास में आप फ्रेश पेज निकालेंगे और हेडिंग डालेंगे बेटा इनकम मेथड। अब मैं आपको इनकम मेथड के अंदर की चीजें बता रहा हूं फर्दर, कि इनकम मेथड में कैसे मामला चलता है। सर आपने हमें बता तो दिया था 5 कंपोनेंट है, बेटा इतना सिंपल थोड़ी रहेगा ये करने, तो आपको 5 कंपोनेंट ही ऐड है, लेकिन आशीष भाई ये 5 कंपोनेंट ना आपको एग्जाम में डायरेक्टली नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो हमें इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कुछ जगह पे।
अब कैसे करना है समझो। सबसे पहला कंपोनेंट साहिल भाई क्या था? सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ इनकम। तो लास्ट क्लास नहीं आया था? अबे यार रिकॉर्डिंग देखी? अच्छा मैंने थोड़ा लेट दिया था ना कल, आज देख लिया बेटा। पहला कंपोनेंट क्या था बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। एक मिनट रुको, पहले समझो होता क्या है, फिर हम बातचीत करेंगे। बेटा इनकम मेथड पता है क्या कह रहा है? इनकम मेथड कह रहा है अगर आपको सारी नेशनल इनकम निकालनी है तो जितने भी लोग हैं ना उनकी सारी फैक्टर इनकम को ऐड कर दो। अब आप कहोगे सर फैक्टर इनकम कौन कौन सी? तो बेटा ये सारी फैक्टर इनकम है, जितनी भी फैक्टर इनकम है, मतलब जिस जिस तरीके से बंदा पैसे कमा सकता है, जो जो आपके दिमाग में आ रही है, जो जो आपके दिमाग में आ रही है, वो सब इस मेथड में आपको ऐड करनी है। बस उनके नाम थोड़े अलग है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूं। व्हाट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय? बट आपको पता है, रफ में बता रहा हूं साइड में, आपको पता है हमारे पास दो टर्म होती है। एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉयर, और एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर इज द ओनर, जो ओनर है, जो मालिक है, जिसके पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ओनर एम्प्लॉयर, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और एम्प्लॉई इज द लेबर, जो अपनी लेबर सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयर के सारे मतलब उसका लैंड है, लेबर, सब कुछ वो हायर करेगा। और एम्प्लॉय क्या है? जिसके पास सिर्फ लेबर है और वो अपनी लेबर सर्विसेज देगा, बदले में अपनी सैलरी वेजेस जो भी है लेगा, ठीक है। अब एम्प्लॉयर को प्रोडक्शन करनी होती है, राइट? उसे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने, और प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल, सब कुछ है। एक एलिमेंट सॉरी, लैंड, कैपिटल, सब कुछ एवरीथिंग है। उसे क्या चाहिए? लेबर। क्या चाहिए? लेबर। तो एम्प्लॉयर गया एम्प्लॉय के पास और उसने बोला भाई मुझे ना आपकी लेबर सर्विसेज चाहिए। तो एम्प्लॉय कहेगा कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो मेरा काम है। तो एम्प्लॉय सबसे पहले इसको अपनी क्या देगा बेटा? लेबर सर्विसेज, ताकि एम्प्लॉयर क्या कर पाए? प्रोडक्शन। अपने टाइम देगा, 8 घंटा आएगा डेली, काम करेगा इसकी फैक्ट्री में। अब एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को लेबर सर्विसेज दे रहा है, अब आप मुझे बस इतना बता दो उसके बदले इसे क्या क्या मिल सकता है मैक्सिमम? जो जो आपके दिमाग में आ रहा है, एक एक मालिक अपने एम्प्लॉय को क्या क्या देता है? वेजेस, बोनस। अगर परमानेंट एम्प्लॉय तो वेजेस की जगह क्या देगा? सैलरी। और क्या क्या दे सकता है? क्या बेटा? बोनस हो गया, क्या? रेंट, हाँ, मतलब वो उसे हाउस दे सकता है, या हाउस का अलाउंस दे सकता है, वट एवर, हाउस का रेंट दे दिया, है ना। कार दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है, और मेडिकल अलाउंस दे सकता है, ट्रैवलिंग अलाउंस दे सकता है। मतलब कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी दे सकता है, बहुत सारी चीजें दे सकता है। इन सारी चीजों को एग्रीगेट में बोल दिया कंपनसेशन टू एम्प्लॉई। कंपनसेशन टू, खत्म। सब कुछ, जो जो चीजें एम्प्लॉय को उसकी लेबर सर्विसेज के बदले एम्प्लॉयर दे रहा है, वो क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और ये सारी चीजें उसे फ्री में मिल रही है, बदले में लेबर सर्विसेज दे रहा है। तो ये सारी चीजें ट्रांसफर इनकम है, फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम। और ये सारी चीजें फैक्टर है ना, क्योंकि लेबर सर्विस दे रहा है बदले में। तो भाई ये सारी चीजें क्या नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगी? होगी। अब एक अलग अलग टर्म निकालने से अच्छा है कि हमने एक पूरा मेजोरिटी बना दिया और वर्ड क्या दे दिया? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बात समझ आई क्या? सर लेकिन ऐसे तो कितने सारे देगा, हम तो कंफ्यूज आएंगे। बेटा आपको टेंशन नहीं लेना, आपको ना पेपर में पहले सबसे पहले देखना है कि क्या ये वर्ड दिया है। अगर ये वर्ड दिया है उसके बाद नीचे 10 चीजें दी हो, सबको करना है इग्नोर, सबको करना है। उसके बाद नीचे वेजेस, सैलरी, बोनस, पीएफ, ईएसआई, कुछ भी दिया हो सब कुछ इग्नोर होगा। पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना है, यही देखना है कि क्या मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है। प्रश्न ना अगर दिया है तो बेटा बहुत ही अच्छी बात है, आप सीधा सेकंड पे जाओगे, विच इज ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर फर्स्ट नहीं दिया, सिर्फ तब और तब आप इसके अंदर इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाओगे। तो सर ये तो बहुत सारे नहीं बेटा, बहुत सारे नहीं, सिर्फ दो है। सिर्फ कितने? इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं देगा, ठीक है, सिर्फ दो। बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर आपको नहीं दिया तो प्रश्न ना इसे निकालने के लिए आपको दो चीजें करनी है, ये दोनों ऐड करने, ठीक है। जब तक मैं कुछ बोल नहीं रहा ना, इसका मतलब सब ऐड होगा, जहां माइनस होगा मैं क्लियरली बता दूंगा, वरना ऐड होगा। इसके अंदर आप लिख रहे हो ना साथ साथ, अब लिखो इसके अंदर। पहला, इसके अंदर आपको पेपर में या तो दिया होगा वेजेस एंड सैलरीज,
और हो सकता है ये अलग अलग दिए हो सर, अलग अलग मतलब बेटा एक तो दिया हो इन कैश और एक दिया हो इन काइंड, तो बेटा दोनों को कर दीजिएगा ऐड और आपका निकल जाएगा वेजेस एंड सैलरीज। प्रश्न है इन कैश मतलब जो पैसे दिए और इन काइंड बेटा रहने के लिए घर दे दिया है ना, घूमने फिरने के लिए गाड़ी दे दी, गाड़ी का पेट्रोल दे दिया, ये सारी चीजें होती है ना, ये सारी है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। क्लियर है, ये लेना। अब कहोगे ऑप्शन वेजेस एंड सैलरीज कैश में दिया काइंड में नहीं दिया, अरे काइंड में नहीं दिया तो जीरो लेना, जिसको मैंने फर्दर आगे नहीं बताया ना, अगर वो नहीं दिया तो उसे क्या लेंगे, जीरो। बात समझ आ रही है। और बेटा इसमें याद रखना बी पॉइंट, इसमें आपको ऐड करना है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बेटा प्लीज अंडरलाइन कर लेना एम्प्लॉयर्स, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा एम्प्लॉयर्स। सर ऐसा क्यों करवा रहे हो बेटा, एम्प्लॉयर्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, अभी बताता हूं क्यों। बॉस का कंट्रीब्यूशन सर ये क्या होता है बेटा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम ना वो होता है जब बोलते हैं ना पीएफ, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करवाई है आपने, ये सब। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको ये क्या होता है, समझो समझो समझो। देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला भाई देखो एम्प्लॉयर जो है ना, तू तो अमीर आदमी है भाई, तू तो बिजनेस चला रहा है और तूने तो इतना पैसा जोड़ रखा है कि तेरे आगे फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसके लिए हमें, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो लेबर सर्विस दे रहा है, जब तक वो लेबर सर्विस दे रहा है तो उसे वेजेस सैलरी कैश काइंड सब दे देगा, लेकिन उसके फ्यूचर का क्या है, उसका फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है ना एम्प्लॉय का। तो गवर्नमेंट कहती है कि देख हम एक काम करेंगे, हम ना इस एम्प्लॉय के लिए, ये जो एम्प्लॉय है यहाँ पे, इस एम्प्लॉय के लिए एक फंड बनाएंगे। ये फंड कौन बना रहा है बेटा, ये गवर्नमेंट बना रही है एम्प्लॉय के लिए। और इस फंड में तुझे ना एम्प्लॉय के लिए सेविंग्स करनी है, क्या करनी है, एम्प्लॉय ने कहा ठीक है, एम्प्लॉय ने कहा देखो मैं इसको ना 10,000 सैलरी देता हूं, तो एक काम करूंगा ना 1,000 इसकी सैलरी डिडक्ट करूंगा और इसके हाथ में इसको कितना दूंगा, तो यहां से इसको कितनी गई 9,000, और ये 1,000 जो इसका इसकी सैलरी का पार्ट है इसे मैं इस फंड में डाल दूंगा। ये क्या आएगा, ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का, ये एम्प्लॉय का, ये अरे उसी की सैलरी में से दे रहा है। तो उसने कहा ये ना मैं से बोल दूंगा कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसके पीएफ के लिए कितना 1,000। गवर्नमेंट कहेगी अच्छा बेटा तेज हो रहा है, गवर्नमेंट कहेगी ये क्या चीज है, मैंने तेरे को उसका फ्यूचर सेव करने बोला तो तू तो उसी की सैलरी में से पैसा दे रहा है, इसमें तेरा चीज कहाँ है, तेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ है। तो कहेगा अच्छा मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है। तो जनरली ऐसा होता है ना बेटा, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर को उतना सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होता है, ये जनरल रूल है। बट ऐसा कोई रिजिड नहीं है, कुछ एम्प्लॉयर डबल करते हैं, कुछ एम्प्लॉय हाफ भी करते हैं, वो डिपेंड करता है फर्म टू फर्म, ऑर्गेनाइज है अनऑर्गेनाइज है, कितने बड़े लेवल पे है। हाँ जी बेटा बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और ये सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं, अगर आप चाहो तो पोस्ट ऑफिस में जाओ, अब बोलो हमें अपना पीएफ खुलवाना है तो उसमें आप पीएफ रखवा सकते हो, लेकिन उसमें आपका ऑब्वियसली आप अकेले आप एम्प्लॉय तो हो नहीं, तो आप अपना ही कंट्रीब्यूशन डालोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा है तो तू तो उसका ही कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, तो ये कहता है चलो ठीक है काम करते हैं, मैं ना इतना जितना इसने डाला उस अमाउंट का सेम अमाउंट किसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, एम्प्लॉयर। तो हर महीने इस अकाउंट में कितने जाएंगे, इस 2,000 में दो कंपोनेंट है, एक तो कौन सा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एक किसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर। अब सुनो ध्यान से, हम निकाल रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और इसमें कंट्रीब्यूशन किसका लेना है, एम्प्लॉयर का। किसका कंट्रीब्यूशन, सर एम्प्लॉयर का क्यों, एम्प्लॉय का क्यों नहीं लिया, अरे बेटा हमने पहला कंपोनेंट क्या लिया है, वेजेस एंड सैलरीज। पहला कंपोनेंट क्या लिया है, वेजेस एंड सैलरीज ना हमने जब ली होगी, हमने कितनी ली होगी 10,000, उस 10,000 में ऑलरेडी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड हो गया है, वेजेस एंड सैलरीज में ऑलरेडी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड, तो हमें जो पार्ट में ऐड करना है वो बस क्या है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो कंक्लूजन ये है कि वेजेस एंड सैलरीज कैश और काइंड ले लेना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम ले लेना, और अगर क्वेश्चन में अगर क्या दिया होगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसे आपको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। आशीष क्या करना है,
अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरीज में ऐड कर दिया होगा। तो यहां पे मैं एक नीचे नोट भी दे रहा हूं बेटा आपको, आप प्लीज नोट लिख लीजिए। हाँ जी, इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन अगर क्वेश्चन में दिया है, नहीं भाई, भाई मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड में आता हूं, मैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाले रिलेशन में नहीं आता। वो रिलेशनशिप डिपेंड करता है ना, अभी हमारे ये जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप है। हाँ, जहां मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप है, लेकिन वहां पे भी मेरी पीएफ वीएफ कटती नहीं है, क्योंकि वहां पे वो सैलरी वेजेस नहीं मिलती। पीएफ कटता है सैलरी एंड वेजेस पे, वहां पे मुझे स्टाइपेंड मिलती है, वो अलग चीज होती है। जब रिजिड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, वेजेस एंड सैलरी मिल है, तब आपका पीएफ कट सकता है, फिर भी कंपलसरी नहीं होता। कई लोग है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, छोटी छोटी शॉप पे काम कर रहे हैं, वो नहीं कटवाते। पीएफ काटने की एक लिमिट होती है। पीएफ आपका तभी मैंडेटरी होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 10 एम्प्लॉयज होते हैं। अगर उसके पास 8 एम्प्लॉय है तो उसकी मर्जी है, अगर उसे कटवाना है पीएफ, मतलब अगर एम्प्लॉय चाहता है कि भाई मेरे बंदों का फ्यूचर सेव हो, तो वो करवा सकता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं, आप पढ़ोगे पीएफ का एक्ट होता है अपना, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए तब मैंडेटरी बन जाता है, तब उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि उसे पीएफ में रजिस्टर करवाना है, सबका पीएफ कंट्रीब्यूट करवाना है, दोनों के लिए। बट प्राइवेट गवर्नमेंट में तो हमेशा होगा, प्राइवेट में मैंने अभी बता दिया, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर, तो कंपलसरी है, और अगर इनफॉर्मल है तो आपके पास ऑप्शन है, करवाना है करवा लो, नहीं करवाना मत कराओ। अलग अलग टैक्स में पढ़ोगे तो सब समझ आएगा, इसमें बहुत कॉम्पोनेंट होता है, पेंशन अलग होता है, पीएफ अलग होता है, ईएसआई होता है, ग्रेचुटी होता है, परक्विजिट्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप टैक्स में पढ़ोगे सर, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे क्या क्या होता है। पॉइंट इज बेटा, क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय समझ आया? फिर से रिपीट करो आयुष भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली दे रखा है, तो बेटा फिर ये नीचे की भसड़ नहीं देखनी, फिर सीधा लो और सेकंड पॉइंट पे आगे बढ़ो। ये कब देखना है? जब डायरेक्टली नहीं दिया। तो कितने पॉइंट है? दो, वेजेस एंड सैलरीज कैश और काइंड, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उसे ऐड कर दो। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर। नंदिनी जी क्लियर है पीछे? केशव भाई क्लियर है? पक्की बात? तो बेटा ये जल्दी से पहला पॉइंट हो गया इनकम मेथड का। अब आएंगे पॉइंट नंबर 2 पे, जल्दी से बेटा मेरे साथ आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे। और पॉइंट नंबर 2 बच्चा बच्चा जानता है क्या है बेटा? अब ऑपरेटिंग सरप्लस में सर, यहां तो आपने बात कर ली उन लोगों की जो जॉब कर रहे हैं, क्या वो लोग नहीं है जो अपना बिजनेस कर रहे हैं? क्या वो लोग नहीं है जो कुछ कर ही नहीं रहे? सर उनको भी पैसा, बेटा मान लो हाउस प्रॉपर्टी है बहुत सारी और रेंट पे रेंट आ रहा है, कुछ लोगों का काम होता है ब्याज पे पैसे देने का, उनको इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या वो उनकी इनकम नहीं है? क्या वो मेहनत की कमाई नहीं है? भाई मैं अगर आपको पैसा दे रहा हूं तो मैं ये मेरी एक तरह की सर्विस है ना। जो बैंक्स आपको पैसा देते हैं, लेंडिंग करते हैं, वो इनकी सर्विस दे रहे हैं वो आपको, उसके बदले इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फैक्टर इनकम है। मैं अपने घर रहने को दे रहा हूं, उसके बदले रेंट चार्ज करूंगा, फैक्टर इनकम है, अपना घर दिया ना रहने को। तो बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस में हम ये सारी इनकम लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया है, ले लो, नहीं दिया तो बेटा इसके अंदर आते हैं 3 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? सबसे पहले ए लिखेंगे, रेंट एंड रॉयल्टी। बेटा ये पेपर में अलग अलग भी दिया हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। प्रसन्ना जी, रेंट तो आपको पता है, बेटा रॉयल्टी होती है ना जो नाम के बदले पे करते हैं। नाम के बदले, जैसे मुझे मान लो नीचे एक स्टोर खोलना है, स्टोर का नाम रखना है हल्दीराम्स, तो क्या मैं रख सकता हूँ? नहीं, पहले मुझे हल्दीराम से उसकी ना परचेज करना पड़ेगा नाम, और उसके बदले मुझे पे करनी पड़ेगी उसको रॉयल्टी। समझ रहे हो? तो रॉयल्टी क्या होता है? जो नाम के बदले आप पे कर रहे हो। तो अगर आपको कोई रेंट या रॉयल्टी रिसीव, बेटा फ्रेंचाइजी अलग होता है, रॉयल्टी अलग होता है। फ्रेंचाइजी होता है ना, जैसे अगर मैंने फ्रेंचाइजी परचेज करी तो नाम भी मिलेगा, प्लस सारा आपको पता है फ्रेंचाइजी जब आप परचेज करते हो वो पूरा आपका कहां पे शॉप होगी वो बताएंगे, उस शॉप का पूरा इंटीरियर बना के जाएंगे, आपको स्टाफ भी वो लोकेट करेंगे, जो रॉ मटेरियल मिलता है वो भी अलोकेट करेंगे। जब आप डोमिनोज की फ्रेंचाइजी परचेज करते हो, कभी आपने सोचा है कि सारे डोमिनोज में सेम टेस्ट, सेम इंटीरियर, सेम स्टाफ की ड्रेस कैसे है? क्यों? क्योंकि ये सब डोमिनोज प्रोवाइड करवाता है। जब अभी मेरे भैया उन्होंने रोल्स किंग है, सुना है रोल्स किंग है ना, जैसे चौरंगी भी एक रोल की ब्रांड है, चौरंगी, चौरंगी रोल्स बनाता है, बहुत फेमस है। ऐसे एक रोल्स किंग है, काठी जंक्शन है, तो उन्होंने अभी रोल्स किंग की फ्रेंचाइजी परचेज करी। तो उसमें फ्रेंचाइजी पता है कैसे आई? 5 लाख पे करे रॉयल्टी के, वो नाम के, और 7.5 लाख रुपए पे करे फ्रेंचाइजी के पूरे इंटीरियर डिजाइनिंग के, लेबर्स के,
जो चिमनी इंस्ट्रूमेंट सब होता है ना उनके। तो फ्रेंचाइजी में रॉयल्टी के साथ और भी बेनिफिट्स आते हैं, और एक रॉयल्टी होती है सेपरेट वाली, सॉरी, प्रॉपर्टी का सिलेक्शन वो करके देते हैं कि इस रोड पे लगानी है, किस रोड पे लगानी है। प्रॉपर्टी का रेंट तो तेरे को ही देना है, सब कुछ तेरे को देना है, लेकिन सिलेक्शन वो करेंगे। अगर तूने गली अंदर लगा दी कहीं, तो अगर तू अपनी मर्जी के लेबर ले आए, अपने मर्जी का रॉ मटेरियल यूज कर, तो वो सारी प्रोवाइड करते हैं। बैक टू द ट्रैक, दो चीजें, रेंट एंड रॉयल्टी ले लिया बेटा। इस रेंट एंड रॉयल्टी में सेकंड चीज बी लिखो जल्दी से, रेंट एंड रॉयल्टी में ऐड करेंगे इंटरेस्ट। रेंट एंड रॉयल्टी में ऐड करेंगे, सेकंड पॉइंट क्या आएगा, इंटरेस्ट। और बेटा इसमें लास्ट कंपोनेंट अगर आपको दिया है बेटा, वो दिया होता है प्रॉफिट। क्या दिया होता है? अब अविनाश सुन, हाँ जी, हाँ रुक जा बेटा, वही बता रहा हूं। रेंट रॉयल्टी दिया है, ले ले, नहीं दिया जीरो, नहीं दिया तो सेकंड, इंटरेस्ट दिया है तो जो ले लो जो है, नहीं दिया तो जीरो। प्रॉफिट दिया है तो ले लेना, नहीं दिया तो कभी जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर फर्दर दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, पता है कैसे बेटा? प्रॉफिट के अंदर होता है कॉर्पोरेट टैक्स, और इसके बाद जो बचेगा वो होता है पैट, विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हो सकता है पेपर में आपको प्रॉफिट ना दिया हो, तो बेटा इन दोनों को ऐड कर लेना, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नहीं दिया तो बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को निकालने के भी दो तरीके होते हैं, ऐड कर देना। ये सब ऐड हो रहा है जब तक मैंने कुछ नहीं बोला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या होता है बेटा? या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट होके वो क्या बन जाता है? डिविडेंड। और अगर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया तो बेटा उसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या एक और नाम आप बोल सकते हो रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं बेटा इसे? रिटेन्ड अर्निंग्स। ये मैक्सिमम है जो आपके पेपर में आ सकता है, दिस इज द मैक्सिमम पार्ट। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिज्वाइन करो, और जिसका डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल हर्ष भाई, बिल्कुल, वेरी गुड। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? पीछे वाले बच्चे, याशिका जी एब्सोल्युटली क्लियर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डन हो गया। यश भाई सेकंड पॉइंट क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस वो डन हो गया। बेटा जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहला काम होता है कॉर्पोरेट टैक्स पे करना। ये एक तरह का इनकम टैक्स होता है जो कंपनीज पे करती है अपने प्रॉफिट्स पे। हाँ, नहीं नहीं, एक्सपेंस तो है, लेकिन प्रॉफिट के बाद होता है। प्रॉफिट के दो काम है, पहले सबसे पहले प्रॉफिट से आप टैक्स दोगे, उसके बाद प्रॉफिट बच गया उसे बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके भी दो काम है, या तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओनर पे, वो डिविडेंड हो गया, और जो नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो, आपको लग रहा है कि भाई हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, हमें तो एक्सपेंशन करना है एक साल बाद, तो आप रख लोगे अपने पास, उसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। हाँ, जो ऊपर प्रॉफिट दिया वो पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स पे करेंगे आप, वो पे करेंगे। अब बेटा ध्यान से सुन लेना एक चीज, अगर अगर अंदर कोई भी कंपोनेंट मिसिंग है तो आप उसे जीरो ले लेना। मतलब प्रॉफिट नहीं दिया तो आप प्रॉफिट निकालने गए, आपको कॉर्पोरेट टैक्स मिला, आपको डिविडेंड मिला, और आपको अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट नहीं दिया, तो कॉर्पोरेट टैक्स दोगे प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की जगह क्या ले लोगे? जीरो। जिस चीज को मैंने फर्दर आगे नहीं लेकर गया वो मतलब ये है कि अगर वो नहीं दिया तो उसे जीरो लेना है, दैट्स इट, उसके आगे और कुछ भी नहीं करना। कोई दिक्कत? हाँ, डिविडेंड कोई भी जीरो। थर्ड लिखो बेटा, थर्ड, बस खत्म हो गया मामला। थर्ड लिखो, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें सब लोग आ गए बेटा, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है उसकी इनकम को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं? क्योंकि ना ही वो वेजेस एंड सैलरीज में आ रहा है, ना ही वो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट की कैटेगरी में आ रहा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो पीपल होते हैं ना, जैसे मैं हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल मल्टीपल वेज में अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं। वो फीस चार्ज कर सकते हैं, प्रोफेशनल फीस, किसी भी टर्म्स में। तो उसको ना इनकम को डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी क्या बोले, तो ना हम उनका एक नाम देते हैं मिक्स्ड इनकम।
क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से इनकम आ रही है, तो उसका नाम लेते हैं मिक्स इनकम। क्लियर है? नहीं, एक्यूरेट तो भाई कोई डाटा ही नहीं होता। इंडिया की जो नेशनल इनकम निकल रही है वो एस्टिमेटेड निकलती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं करते। जब रिटर्न फाइल नहीं करी तो इनकम का डेटा कहां से आ जाएगा गवर्नमेंट के पास? जो रजिस्टर्ड है मतलब फॉर्म, बेटा इंडिविजुअल तो नहीं हो सकता ना। जो फॉर्म रजिस्टर्ड है वो तो अपनी रिटर्न फाइल करेगा, लेकिन पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं है। इंडिविजुअल हर बंदा इनकम, तुम भरते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न? तुम्हारे मम्मी पापा भरते हैं? भले अगर तुम हम टैक्स स्लैब में आ नहीं रहे, तुम्हारी इनकम 7 लाख से नीचे है, फिर भी आप भरते हो? कोई नहीं भरता। आप पे टैक्स लगेगा नहीं 7 लाख से नीचे इनकम पे साल की, लेकिन कौन भरता है? कोई नहीं भरता। क्या? अरे मिक्स इनकम में ना है, किसी कैटेगरी में तो आ रहा होगा। तो तूने भरी नहीं इनकम, मान ले तेरे पापा की सैलरी 5 लाख पर एनम है, अब उसमें टैक्स रिटर्न आपको भरनी तो चाहिए। नील रिटर्न भर दो, जीरो टैक्स, बट आपने भरी नहीं, तो बेटा वेजेस एंड सैलरीज में आपके पापा के क्यूमुलेट तो हुआ ही नहीं। तो जो नेशनल इनकम निकली वो एक्यूरेट निकली या इनएक्यूरेट? इनएक्यूरेट। तो जब आप प्रॉब्लम पढ़ोगे ना नेशनल इनकम तो आएगा लैक ऑफ डेटा की वजह से रिजल्ट इनएक्यूरेट होते हैं। हाँ जी, क्या हो गया? अरे भैया लिंक हो गया तो उससे इनकम कहाँ पता लग रही है? बेटा जो बैंक में होगा वही तो पता लगेगा, जो बैंक में होगा वही तो पता लगेगा। अब मैं आधे बच्चे से फीस ले रहा हूँ, रिसीट है बैंक में, चेक से, सर से, कहीं कहीं जगह पे कैश रिसीव कर रहा हूँ, तो जो कैश रिसीव हो रहा है उसका भी ट्रैक हो जाएगा? नहीं हो आया ना भाई, लास्ट बजट में। हाँ 5 लाख, इस जो करंट बजट है उसमें, वो इंटरिम है ना भाई, अभी उसमें करेंगे भी नहीं। इंटरिम बजट में कभी चेंज नहीं करते, सेंटिमेंट खराब हो जाता है लोगों के। आएगा भी चेंज तो वो बाद में आएगा, जब इलेक्शन के बाद। अच्छा पॉइंट आता है थर्ड। अब सुनो भाई सुनो, बेटा सुनो, थर्ड पॉइंट होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और बेटा अगर ये एग्जाम में दिया है तो ले लेना, नहीं दिया तो जीरो, नहीं दिया तो खत्म रे। 3 पॉइंट डन हो गए। क्या हो गए 3 पॉइंट? हाँ डायरेक्ट दिया होगा, डायरेक्ट दिया होगा बिल्कुल। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐसे बोलेगा इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, समझ जाना वो मिक्स इनकम है। क्लियर है भाई? पक्की बात, 3 क्लियर है। इसके बाद मैंने एक लाइन बनाई थी, वो लाइन बनाओ दोबारा से। सर ये लाइन बार बार क्यों बना रहे हो बेटा? मजा आ रहा है। अभी लॉजिक देंगे बाद में, पर पहले अब फोर्थ पॉइंट आ जाओ बेटा। और फोर्थ पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का गेम चेंजर। इसे कर लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर टीचर घुमाने पे आया तो सबसे ज्यादा मजे इससे लेगा वो। बढ़िया तरीके, 4 तरीके डेप देने के। कितने तरीके? 4। वैसे तो उससे भी ज्यादा है, बट मेन 4 है जो बहुत रिपीट होते हैं। पहला पॉइंट डेप्रीसिएशन, ठीक है बेटा, और करके कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। बेटा और करके, ध्यान से सुनना, अभी मैंने प्रश्न ना कन्वर्जन कराए थे बेटा। कन्वर्जन में मैंने बताया था कोई भी एलिमेंट ग्रॉस में है उसमें से माइनस करोगे डेप्रीसिएशन। कोई भी एलिमेंट किसमें बेटा? कोई भी एलिमेंट, कोई भी, उसमें से माइनस करूंगा क्या? डेप्रीसिएशन। तो वही सेम एलिमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पीछे का एलिमेंट सेम होना चाहिए। पीछे का एलिमेंट क्या होना चाहिए? जैसे अगर ये जीडीपी एमपी है तो यहाँ पे एनडीपी एमपी बन जाएगा ये, जब मैं डेप माइनस करूंगा बस, तो है ना? सही है एकदम। तो अगर मैं डेप को उधर ले जाऊं, नेट को उधर ले आऊं, तो क्या मैं बोल सकता हूं? कोई भी एलिमेंट ग्रॉस माइनस कोई भी एलिमेंट नेट दोगे तो आपका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। ये आगे यूज होगा बार बार, याद रखना। कोई भी एलिमेंट ग्रॉस में है, माइनस करोगे कोई भी एलिमेंट नेट में, लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब आपने यहां पे लिया जीडीपी एमपी और आप माइनस कर रहे हो एनडीपीएफसी, तो क्या डेप निकलेगा? ना ना ना, पहले दोनों को सेम बनाना, पीछे का पार्ट, फिर जी और एन को माइनस करना, तब डेप्रिसिएशन निकलेगा। और बेटा फोर्थ और लास्ट मेथड आपको ऑलरेडी आता है, पढ़ा है अपने 11 में डेप्रिसिएशन निकालते कैसे? किसी को याद है फॉर्मूला? मर जाओ रे, अभी तो डेप पढ़ा है फाउंडेशन में। ना 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 ना, डेप का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जब परसेंटेज नहीं दी होती तब कैसे निकालते हो डेप? SLMWD। मन तो करता है इधर खींच के चाटा मारो ना तुम्हारे, तुम्हारी छूत बिगाड़ दो एक चाटे में। अबे डब्ल्यू, मैं मेथड्स नहीं बोल रहा चाचा,
क्या? हाँ हाँ हाँ, वही वही क्या होता था, बस इसे वही याद है, वही ऐसे होता था ना वैसे अपॉन में यूजफुल लाइफ बस। तो बेटा डेप निकालने का लास्ट फॉर्मूला जो भी वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट है, वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट, बढ़िया बेटा, माइनस करते हैं अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है, ये और करके लास्ट फॉर्मूला है बेटा, और इसे डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड लाइफ से। किससे बेटा? मतलब अगर कोई आपने असेट खरीदा है 10 लाख रुपए का और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स, तो आप पर ईयर उससे 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, अगर स्क्रैप वैल्यू अज्यूम करते नहीं दी हुई तो। हाँ जी भाई, ऐसे मैं फॉर्मूला पूछा था, मैंने मेथड नहीं बोला, मैंने फॉर्मूला बोला डेप का। जब परसेंटेज नहीं होता तो फॉर्मूला क्या होता है? क्लियर है भाई? तो 4 तरीके से डेप दिया होगा, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ग्रॉस माइनस नेट करके भी दे सकता है, और वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन में एस्टिमेटेड लाइफ। पेपर में कुछ भी होता है वैसे, तुम्हारे एग्जाम में जितनी तुम्हारे एग्जाम की लेवल है, बस स्टार्टिंग के 2 दिए होंगे, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मैक्सिमम अगर खींच दिया तो 3rd दे देगा, 4th तो बहुत ही रेयर है, बट तरीके मैंने सारे बता दिए किस किस से हो सकता है, क्या कोई दिक्कत? और बेटा लास्ट आ जाइए पॉइंट नंबर 5 पे। बेटा लास्ट पॉइंट नंबर 5 क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट। और बेटा ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर कुछ नहीं देखना। अगर नहीं दिया तो इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या फॉर्मूला? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। अब प्रसन्ना, एनआईटी दे रखा है, बढ़िया है। नहीं दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, मान लो 20, सब्सिडीज नहीं दी तो क्या ले लेंगे? 0, खत्म, 20 आ गया। कितना आ गया? अच्छा, अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, सब्सिडीज दिया हुआ है, तो बेटा 0 माइनस 20 कितना आ गया? तो बेटा पांचों को करना था ऐड, लेकिन लास्ट वाला क्या हो जाएगा? माइनस। बात समझ आ रही क्या? कोई दिक्कत? पक्की बात एकदम क्लियर है? आप पंगे सुनो पंगे, नोट मत करना। अब मैं आपको गेम बता रहा हूं सारा क्या होता है। पांचों कंपोनेंट को ऐड करा, क्या क्या देखो, मैंने करा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस 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 प्लस, बेटा इससे मेरा क्या निकलता है? इससे मेरा निकलता है जीडीपी एट एमपी। और इस जीडीपी एमपी में, प्रसन्ना जी, इस जीडीपी एमपी में मैं माइनस करता था डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट बन गया, प्लस करता था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक से नेशनल बन जाता था, और माइनस करता था एनआईटी, तो बेटा ये बन जाता था एनएनपी एट। बेटा फॉर्मूला लास्ट क्लास दिया था, प्रसन्ना याद है आपको? बेटा पीछे सबको याद है ये वाला फॉर्मूला? भाई पहले ऊपर पांचों का ऐड करके जीडीपी निकाला, फिर 3 कन्वर्जन होते थे, माइनस डेप प्लस नफीफा माइनस एनआईटी, एंड ये कन्वर्ट होकर क्या बनता था? अब सृष्टि मुझे एक बात बताओ बेटा, ऊपर आप डेप और एनआईटी को कर रहे हो ऐड, ऊपर मैंने लाइन खिंचवा के बाद में डेप एनआईटी ऐड करवाए थे ना, और बाद में मैं इन डेप और एनआईटी को क्या कर रहा हूं? तो क्या इसका कोई नेट में इफेक्ट पड़ रहा है? क्या इसका कोई नेट में इफेक्ट पड़ रहा है? तो आप ये क्यों करवा रहे हो? टाइम पास के लिए नहीं बेटा, देखो मुझे ना तीनों मेथड्स में ना यूनिफॉर्मिटी लानी थी चार्ट के लिए, ताकि आपको इजीली याद हो ना। तो यूनिफॉर्मिटी लानी थी कि हर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन सुन लो। अगर आपको क्वेश्चन आया इनकम मेथड में कितने कंपोनेंट होते हैं और इनकम मेथड से क्या निकलता है, इनकम मेथड में कंपोनेंट होते हैं 3, सर आपने 5, बेटा लाइन खिंचवाई थी ना, इसलिए खिंचवाई थी। न्यूमेरिकल करते टाइम आप कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता, हमने एमसीक्यू आना आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन कंपोनेंट सिर्फ 3 होते हैं, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। और डेप और एनआईटी तो हो ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि मैं ऐड करके नेट में तो माइनस ही कर रहा हूं। तो बेटा इन तीनों को ऐड करके आपका जो मामला निकलता है ना, वो निकलता है एनडीपी एट एफसी। और इस एनडीपीएफसी में आप सीधा ऐड कर दो क्या, नफीफा, तो क्या बन जाएगा? एनएनपी। बात समझ आ रही है क्या? बात समझ आ रही है क्या? सर इन दोनों को ऐड और माइनस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सर आप क्यों करवा रहे थे? बेटा क्योंकि मुझे इनिशियली एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी थी। अगर मैं पहली क्लास में आपको बोलता ना कि इनकम मेथड से ये निकलता है, एक्सपेंडिचर से ये निकलता है, प्रोडक्शन से ये निकलता है, तो आप कंफ्यूज होते हैं। अब आप दिमाग में रखो कि तीनों से जीडीपी कैसे निकालना है,
मेथड याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल करोगे तीनों से क्या निकालोगे, जीडीपी। अगर आपको इजी लग रहा है तो आप याद रखना कि भाई इनकम मेथड में 3 कंपोनेंट होते हैं प्रश्न, तीनों को ऐड करके क्या निकलता है, एनडीपी एट एफसी। इस एनडीपी एफसी में सीधा मुझे क्या ऐड करना है, नफीफा, बन जाएगा एनएनपी एट एफसी। क्या बात समझ आई, पक्की बात। तो जहां आपने ये लाइन बनाई है ना तीनों की, ये लाइन बनाई है, इसमें निकाल लेना कि इन तीनों को ऐड करके निकलता है एनडीपीएफसी। और बेटा इसको पता है प्यार से क्या बोलते हैं, इसे प्यार से बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं प्यार से, इस पे भी लंबी चौड़ी चर्चा चलेगी, बट आप टेंशन मत लो, अभी लिख लो आप, इसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और बाद में दोनों को ऐड कर दोगे तो जीडीपी बन जाएगा। डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी इज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है प्रश्न ना, मैंने 5 इसलिए ऐड करा है ताकि हर मेथड से जीडीपी एमपी निकले, ताकि आपको ना ब्रेन को याद रखने में इजी रहता है इनिशियली। ठीक है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, जब आपके पास क्वेश्चन आए, या तो आप 5 को ऐड करके जीडीपी निकालो फिर कन्वर्जन लगाओ, या आप सीधा 3 को ऐड करके पहले एनडीपीएफसी निकाल लो, उसके बाद कन्वर्जन लगा लो जो आपको अकॉर्डिंग लगाना है। अब ये एनडीपीएफसी है ना, अब हमें यहाँ पे एनएनपीएफसी में जाना है, तो सब कुछ तो कन्वर्टेड है ऑलरेडी, बस हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो बस एक चीज करनी है, प्लस नफीफा। सर इनकम मेथड डन हुआ, अगला हो एक्सपेंडिचर मेथड। भाई फटाफट लिखना एक्सपेंडिचर। सर क्या एक्सपेंडिचर में भी कोई चेंज है, बेटा एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, जीडीपी ही निकलता है उससे, उससे जीडीपी ही निकलता है। बस थोड़ी सी बातें बताऊंगा, फटाफट लिखना। सेकंड लिखो भाई एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहाँ पे पहले मैं बताता हूँ काम क्या चल रहा है, सुनो। नंदिनी जी, आपने आज मुझसे पूछा सर आप कितना कमाते हो, मैंने कहा नहीं बताऊंगा। क्योंकि सर प्लीज बता दो ना, मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं बताते, गंदी बात। तो नंदिनी बड़ी तेज है, नंदिनी का अच्छा ऐसे तो आप इनकम बताओगे नहीं, तो नंदिनी का सर एक काम करो ना, इनकम निकालनी है ना आपकी, एक काम करो सर आप बताओ खर्चा कितना है। अब हम इंडियंस कैसे बेटा, हमारी मम्मी करती है इनकम बिल्कुल, कोई पूछे तो अरे कहाँ है इनकम, और कोई खर्चे पूछ ले, अरे ये भी खर्चा है भैया। हाँ, तो नंदिनी ने मुझसे तेजी में पूछा कि सर कितने खर्चे, मैंने कहा यार नंदिनी पूछो मत, खर्चा तो बहुत है, ये रेंट वो रेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वो, ये ऐसे करके महीने का ना करते हुए 1.5 लाख रुपए खर्चा है। तो मैंने कहा अच्छा 1.5 लाख रुपए खर्चा है, मैंने कहा हाँ। कह रही सर कुछ सेविंग वेविंग भी करते हो आप, इन्वेस्टमेंट करते हो, मैंने कहा हाँ करता हूँ। कह रही कितना, मैंने कहा नहीं बताऊँ, कह रही बताओ ना। तो मैंने कहा ना करते हो 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में। तो मेरी इनकम कितनी है बेटा, ये देखो बेटा तू मैथ्स में ध्यान दे बेटा, और कैलकुलेटर चिपका के रख बेटा अपने पास, यहाँ रखा कर कैलकुलेटर। 2 लाख रुपए कितना बेटा, 1.5 लाख रुपए खर्चा, 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट। तो टेक्निकली इनकम मेथड पता है क्या करता है, इनकम मेथड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इनकम बता दो, आप सारी इनकम लेते हो ऐड कर लेते हो। एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा सा यही सवाल उल्टा पूछता है, वो कहता है काम करो पूरे कंट्री के एक्सपेंडिचर ले लो, उस एक्सपेंडिचर में पूरी कंट्री की इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को ऐड कर दो, तो इनडायरेक्टली आप क्या निकाल लोगे, इनकम। भाई निकल तो इनकम ही रही है, बस मेथड अलग हो रहा है। सर अब अलग अलग मेथड की, बेटा कंपोनेंट्स के हिसाब से ना मेथड अलग अलग यूज करने पड़ेंगे, कई बार जब कंपोनेंट इनकम के देंगे तो वो वाला, इसके लिए तो ये वाला। अब इसके बड़े सिंपल है, सबसे पहले दोनों तो लिख दो आप, 2 आते हैं आपको याद है, लिखो फटाफट। पहला कौन सा था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा गवर्नमेंट की जगह ना पब्लिक भी लिख सकता है वो, गवर्नमेंट की जगह क्या लिख सकता है, पब्लिक। और सेकंड लिखना बेटा प्राइवेट, प्राइवेट की जगह पर्सनल।
प्राइवेट की जगह वो क्या दे सकता है, पर्सनल, प्राइवेट पर्सनल जो भी लोग को फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर ये दिया है ले लेना, नहीं दिया होगा तो जीरो लेके आगे बढ़ जाना, बिल्कुल डायरेक्ट। हाँ जी क्या भाई, किसका एक्सपेंस, हाँ हाँ हाँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का मतलब है जो पर्सनल लोग खर्चा कर रहे हैं, कुछ किसी भी तरह का, ब्रेड नहीं, किसी भी तरह का हाउस होल्ड जो खर्चा कर रहा है, और गवर्नमेंट फाइनल मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो गवर्नमेंट ने खर्चा करा पूरी कंट्री में वो ले लो, प्राइवेट इंडिविजुअल फर्म कंपनी जो खर्चा कर रहे हैं वो ले लो। अब बेटा क्या खर्चा सिर्फ डोमेस्टिकली अंदर ही अंदर होता है, नहीं, कंट्री के अंदर बाहर भी तो होता है ना, तो थर्ड कंपोनेंट क्या लेना है, इसमें थोड़ा सा गेम है, देख लो बेटा। बेटा नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब ध्यान से सुन लेना भाई, आपका कहते हैं नफीफा, फीफा माइनस फीटा, वही रूल अप्लाई होता है। अगर इस केस में एक्सपोर्ट है 100, आपने बाहर सेल करी 100 की, और इंपोर्ट करा 80 का, तो नेट एक्सपोर्ट कितना गए, प्लस कर देना। केस नंबर 2, एक्सपोर्ट करे 100 के लेकिन इंपोर्ट कर दिए 150 के, तो बेटा कितना आ गया नेट एक्सपोर्ट, तो बेटा उस केस में सेकेंड कंपोनेंट के बाद थर्ड को ऐड करना था, लेकिन अब क्या करेंगे, माइनस। और तीसरा केस हमेशा याद रखना, अगर आपको एग्जाम में नेट इंपोर्ट्स दे दिया तो भावनाओं में मत बहना, उसका क्या कर देना, साइन चेंज, क्या कर देना, और वो साइन चेंज करते ही क्या बन जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स। हाँ हाँ, तो वो इनकम है, मतलब कंट्री में पैसा आया है। नहीं बेटा, यहाँ पे ना हम नेट में एक्सपेंडिचर्स को डिडक्ट करके पैसा दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करा, प्राइवेट ने कितना खर्चा करा, फिर वो खर्चा हम देख रहे हैं या वो रिसीट देख रहे हैं जो बाहर से हुई है। तो हमने क्या करा, हमने बोला कि सेल्स हुई है 100 की, उसमें से नेट गया जो पैसा है वो 80 गया है, तो नेट में 20 जो बैलेंस है वो हमें पूरे ट्रांजैक्शन में रिसीव हुआ है, तो हमने वो 20 ऐड कर ली, ये दोनों खर्चे ले लिए, ये बाहर से जो रिसीट आई वो ले ली, और लास्ट पॉइंट जो 4 है वो इनकम इन्वेस्टमेंट का होता है। पॉइंट नंबर 4 लिखना, पॉइंट नंबर 4 क्या था, और इसे स्टार बना लेना भाई, ये गारंटेड गड़बड़ करेगा, ये गारंटेड गड़बड़ करेगा। पॉइंट नंबर 4 लिखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है भाई, अब सुनो इसमें क्या क्या गड़बड़ है बेटा, ये ना पेपर में कभी ऐसा दिया नहीं होता। पहले एक चीज बता रहा हूं, पेपर में डोमेस्टिक लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर में डोमेस्टिक लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क, इसका एक और नाम है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसे, कई बार डोमेस्टिक कार्ड भी देते हैं, टेंशन मत लेना, टेंशन कब आएगी बेटा, इसको निकालने के ना 2 कंपोनेंट है, मतलब आपको पेपर में पता क्या दिया होगा, आपको पेपर में दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक, दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया तो तब भी ठीक है, आपको पेपर में दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा वर्ड क्या दिया होगा, बस यही चेक कर लेना, कोई भी गड़बड़ हो सब चल जाएगी, बस ये ना ये फिक्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये जो फिक्स्ड है ये फिक्स, यहाँ पे हमें फिक्स नहीं चाहिए ना करिश्मा ऊपर, फिक्स को हटाना पड़ेगा। फिक्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, फिक्स को हटाना पड़ेगा, और बेटा फिक्स को हटाने के लिए ऐड करना पड़ता है चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड करना पड़ता है बेटा, जिसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस, अकाउंट्स में पढ़ा आपने चेंज इन स्टॉक, अकाउंट्स में होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्यों, हाँ तो वो तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग भी हो सकता है ना, अकाउंट्स में चेंज इन स्टॉक होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, इको में हम पढ़ते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्यों ऐसा, तो नेट तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग से भी हो जाएगा, यहाँ पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्यों नहीं कर रहे हम, सौरभ सर से पूछना, अभी चुप रहे। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, प्लीज कंफ्यूज मत होना, अगेन भाई देख लो, अगर गलती से ओपनिंग ज्यादा होगा तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, फिर फिक्स को हटाने के लिए करना तो प्लस है, लेकिन क्या होगा माइनस, बेसिक मैथ है वो लगा लेना आप अपने आप। पहले बताओ इतना क्लियर है, फिर से रिपीट कराओ, पेपर में हो सकता है डोमेस्टिक ना दिया हो, चलेगा, कहना मत चलेगा डोमेस्टिक नहीं है, चलेगा, बस अगर आपको पेपर में फिक्स दिया है तो फिक्स नहीं चलेगा, उसे हटाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। बात समझ आ रही है, चेंज इन,
तो बेटा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दिया होगा, क्लोजिंग और ओपनिंग दिया होगा, वो भी नहीं दिया तो जो नहीं दिया उसे जीरो ले लियो। अगर क्लोजिंग भी नहीं दिया, ओपनिंग भी नहीं दिया, तो वो इतने बड़े गधे नहीं है बेटा कि तेरे को फिक्स देंगे। मजे थोड़ी ले रहे हैं हम यहाँ पे। अगर फिक्स दिया होगा तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में से एक चीज तो दी होगी ना, फालतू टाइम पास थोड़ी कर रहे थे सर। ये समझ आया? पक्की बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके ऑल्टरनेट, हाँ भाई सब बस, हाँ उसी पे आ रहा, उसी पे आ रहा, उसी पे आ रहा, उसी पे आ रहा। बेटा इसका एक और नाम लिख लो बेटा साइड में, इसे प्यार से बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, पेपर में इस नाम से भी आ सकता है। इसे प्यार से क्या बोलेंगे फिर? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या ये समझ आता है? और अगर उन्हें पेपर में बिल्कुल ही डिफिकल्ट करना है, मतलब मैक्सिमम डिफिकल्ट करना है, तो पता है क्या कर देंगे? वो आपको दे देंगे फिक्स्ड। वो आपको क्या दे देंगे? और फिक्स के साथ साथ वो आगे वर्ड लगा देंगे नेट। क्या लगा देंगे? तो यहां पे एक नोट दे दो बेटा प्लीज, यहां पे एक नोट दे दीजिए प्लीज। कई बार अगर आपको पेपर में दिया है नेट डोमेस्टिक, फिर से बोल रहा डोमेस्टिक वर्ड ना भी दिया हो चल जाएगा, नेट डोमेस्टिक, आगे क्या बोलेगा? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर ऐसे बोल सकता है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सर सिर्फ ओपनिंग दिया हो तो बेटा तो क्लोजिंग को जीरो ले लेना, वही तो बोल रहा हूँ, 0 - 10 फिर ये माइनस हो जाएगा। ये तो समझाया मैंने अभी। अच्छा, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल। प्रश्न ध्यान से सुनना बेटा, प्रश्न एक बात बताओ, यहाँ पे दो गड़बड़ है। हमें चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे दो गड़बड़ है आशीष। पहला, हमें ग्रॉस की जगह क्या दिया है, तो हमें इसको ग्रॉस कन्वर्ट करना है। तुम्हें बता बेटा ग्रॉस, नेट से ग्रॉस में जाने दो प्लस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस में जाने दो। और यहाँ पे ये एलिमेंट क्या है? क्या मुझे फिक्स चाहिए होता है? अपने को तो फिक्स नहीं चाहिए ना। तो बेटा इसको पहले आपको कन्वर्ट करना है दो चीजें करके। इसमें सबसे पहले ऐड कर देना क्या? डेप्रिसिएशन। और फिर ऐड कर देना क्या? चेंज इन स्टॉक। और जब आप ये सब कर दोगे तो ये बन जाएगा क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर क्वेश्चन करते टाइम किसी ने मुझसे पूछा ना कि सर यहाँ पे डोमेस्टिक नहीं दे रखा, बेटा कान पे चांटा मारूंगा तेज की। डोमेस्टिक दिया हो या नहीं दिया हो उसे इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दो गड़बड़ ना हो, एक फिक्स नहीं होना चाहिए और एक नेट नहीं होना चाहिए। नेट से ग्रॉस प्लस डेप, और फिक्स हटाने के लिए ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर ओपनिंग ज्यादा है वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, अगर क्लोजिंग या ओपनिंग में से कोई एक एलिमेंट नहीं दिया उसे क्या ले लेंगे? जीरो, खत्म। बात समझ आ रही क्या? इसी के साथ आपका ये वाला मेथड भी होता है क्या? खत्म। कोई दिक्कत? पक्की बात। इनका मेथड मैं ट्रस्ट नहीं भाई, ये एक एक पेज के आपको लग रहे हैं लंबे, आप एक बार करके देख लो। अगर एक भी क्वेश्चन आप गलत कर जाओ ना, एक भी क्वेश्चन इस पैटर्न से, नाम बदल लेना। हाँ अगर तुम उसमें गड़बड़ कुछ अपना दिमाग चला दोगे, ज्यादा मेथड फॉलो नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस इसी सीक्वेंस में चलना, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। लिटरली बता रहा हूँ। आपने जो फॉर्मूले याद करे थे ना 11th 12th में जिसने, वो आप भूल गए होंगे सारे, टूटे फूटे याद होंगे बीच बीच में से। इस पैटर्न से याद करोगे, आज के बाद 10 साल बाद भी पूछोगे ना तब भी याद रहेगा सही से। बस याद ढंग से करना है, याद मैं करा दूंगा, उसकी भी टेंशन मत लो। कल पिटोगे दो चार, एक आधे बंदे का एग्जाम्पल सेट करूंगा बस भूत बना के, हो जाएगा अपने आप। तो ये साइकिल चलती रहेगी। हाँ बेटा अच्छे, ये लास्ट वाला दोबारा बता दूं बेटा आपको ना। ओए पीछे वाले शांत। हाँ शिष्य जी, आपको ना बेटा एग्जाम में चाहिए होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें वो अगर उसे थोड़ा मजे लेने हैं तो वो दो चीजें ऐड कर सकता है। वो बनाने का नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये बोलेगा नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब पहली बात हमें चाहिए ग्रॉस, वो पेपर में क्या देगा? नेट। दूसरी बात हमें फिक्स नहीं चाहिए और वो पेपर में फिक्स दे देगा। हो सकता है एक ही साथ दोनों दे दे, हो सकता है एक साथ कोई एक दे दे। पॉइंट से आपको ट्रीटमेंट क्या करना है? फिक्स को हटाने के लिए हमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। फिक्स को हटाने के लिए ऐड करना है विच इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिक्स में ये ऐड करा, अपने आप फिक्स हट गया। दूसरी प्रॉब्लम बेटा हमारा नेट दिया है, आपको कहते हैं कन्वर्जन। जब हम ग्रॉस से नेट में जाते थे तो डेप माइनस करते थे, नेट से ग्रॉस में डेप, तो मैंने डेप भी प्लस कर दिया। अगर मान लो पेपर में फिक्स नहीं दिया होता, दिया होता नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो मैं बस डेप को ऐड करके छोड़ देता। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता, जैसे यहाँ पे ऊपर ग्रॉस में है ना, ग्रॉस में
बट फिक्स है तो बस चेंज इन स्टॉक ऐड कर देगा। अगर दोनों दे दिए तो डेप भी ऐड करना है और चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना है। समझ आएगा? कोई दिक्कत बेटा? चलिए। हाँ जी, हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली होता क्या है ना, प्रोडक्शन का एलिमेंट नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना, जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। अब सुनना, अब जो बिजनेस है ना, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट आप बताओ कहां कहां होती है? उसके फिक्स्ड एसेट्स में, और उसके दो एलिमेंट होते हैं ना यार बैलेंस शीट में, फिक्स्ड एसेट और कैपिटल। करंट एसेट, क्या आपने, सर ने आपको वर्किंग कैपिटल पढ़ाया? करते थे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बेसिकली किसी भी बिजनेस में जो बिजनेस है ना, उसके पास दो ही इन्वेस्टमेंट, दो ही एसेट होते हैं। एक होते हैं बैलेंस शीट में उसके फिक्स एसेट, और एक होते हैं उसके करंट एसेट। मतलब आप जब बैलेंस शीट देखते हो, बैलेंस शीट में इधर साइड लाइबिलिटी साइड होती है, उसमें आप दो चीजें लेते हो, तीन चीज एक्चुअली। एक तो आता है कैपिटल, पूरा कैपिटल लेते हो, शेयर होल्डर फंड रिजर्व सब कुछ आ गया। उसके बाद दो चीजें, एक होती है करंट लाइबिलिटी और एक नॉन करंट लाइबिलिटी। तीन एलिमेंट इधर आते हैं। अब ये सारे पैसे का यूज आप क्यों करते हो? फॉर परचेजिंग आइदर फिक्स्ड एसेट और फॉर करंट एसेट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि बिजनेस की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, बिजनेस की टोटल इन्वेस्टमेंट, चाहे वो फिक्स्ड एसेट पे हो चाहे वो करंट एसेट पे हो, हमें ये लेना है। अब पेपर में दे देगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। सर ये क्या है? बेटा ये है कि बिजनेस का ना सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट पे कितना पैसा लगा है। आयु अनुष्का, मुझे यहां पे जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें बेटा कौन सी वाली चाहिए? मुझे चाहिए फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। लेकिन पेपर में आपको सिर्फ किसका वाला दिया है? तो बेटा इन्वेंट्री मेरी करंट एसेट होती है, तो उस करंट एसेट के चेंज को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। समझ आई बात? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस की टोटल इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में हो या करंट एसेट में हो। पेपर में अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो वो दे रखा है बिजनेस की फिक्स एसेट में कितनी इन्वेस्टमेंट है, फिक्स वाली तो दे रखी है, इसमें बस कौन सी ऐड करनी है? करंट एसेट। अब करंट एसेट में उन्होंने बोला चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो। सर आप कहोगे सर डेटर भी तो होता है करंट एसेट। बेटा अगर डेटर दिया होगा तो ले लेना, पेपर में दिया ही नहीं होगा। अगर डेटर होगा तो डेटर को भी ऐड करना, चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करना। लेकिन आपके एग्जाम में क्या इंटर में या ट्वेल्थ में कभी भी डेटर आया ही नहीं है, बस वो इन्वेंट्री वाला पार्ट ही देता है। तो इन्वेंट्री में जो नेट में इन्वेंट्री बच गई वो भी तो मेरा करंट एसेट है ना, तो उसे ऐड करूंगा, टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। समझे कि आप क्यों फिक्स में ऐड करना है सब? हाँ आप, हाँ जी। प्राइवेट में सब ऐड होगा भाई, बिजनेस फर्म। डबल काउंटिंग कैसे हो जाएगा बता? अरे भाई मेरे, वो एक्सपेंडिचर है, ये इन्वेस्टमेंट है। एसेट को खरीदना इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। भाई क्या बिजनेस के बेसिक रूल भूल रहा है क्या? जब मैं सैलरी पे करूंगा वो मेरे लिए खर्चा है ना। प्लांट एंड मशीनरी पीएनएल में डेबिट करता है क्या तू? ये बैलेंस शीट में शो करता है, बैलेंस शीट में शो करता है क्योंकि वो एसेट है। यहां पे मुझे एसेट लेने हैं। वो जो प्राइवेट फाइनल था उसमें मुझे एक्सपेंडिचर लेना है। बिजनेस ने क्या खर्चा करा है वो सेकंड पॉइंट पे आएगा, और बिजनेस ने क्या इन्वेस्टमेंट करी है वो फोर्थ पॉइंट पे आएगा। तो डबल काउंटिंग कैसे हो जाएगी? प्लांट एंड मशीनरी खरीदना एक्सपेंडिचर में काउंट करता है, एसेट में काउंट करता है। बेटा एक बार मीटिंग को रिज्वाइन कर लो, लास्ट प्रोडक्शन मेथड करवा रहा हूं लास्ट, जल्दी से। सॉरी, अगर इंडिविजुअल तो वो भी इन्वेस्ट इधर आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट सारी इधर भाई, चाहे कोई भी करे, चाहे गवर्नमेंट भी करे, वो भी नीचे आएगी फोर्थ पॉइंट। बेटा हेडिंग डालो जल्दी से, हेडिंग डालो जल्दी से। अब ये थर्ड वाला मेथड है ना, ये दिखने में सबसे सिंपल है, फॉर्मूला छुट्टू सा इसका, लेकिन जब आएगा पेपर में तो बढ़िया अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, आपको मजे और सेंस तभी आएगी जब हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। तो अगली क्लास इज 100% डेडिकेटेड टू न्यूमेरिकल्स। सिर्फ न्यूमेरिकल 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 कराऊंगा। मेरे को वैसे तो आज इतने न्यूमेरिकल करवाने नहीं है, बट स्टिल भाई कोई कंजूसी नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में हम न्यूमेरिकल मिस कर दे। तो अगली क्लास पूरा 1.5 घंटा जो भी टाइम रहेगा उसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा। कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल में यहाँ करवाऊंगा, और कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल में आपको होमवर्क में दूंगा। अगली क्लास में पैटर्न याद हो तभी आना, वरना मत आना, फिर पिटोगे। पैटर्न मतलब पिटने का ऑप्शन नहीं है, पैटर्न याद करके आना।
और इस बार एक एक पढ़े, अगली बार तो रुकूंगा ही नहीं भाई, मारता चलूंगा। और जो आज बिट है उनको तो डबल मारूंगा। याद करके आना अच्छे से, क्योंकि फिर वो ड्रामेबाजी मेरे से नहीं होगी। मैं किसी से पूछूंगा भाई इस क्वेश्चन में बताओ जल्दी ऐड, फिर तुम पहले पीछे देख रहे हो, फिर देख रहे हो अच्छा ये 4 थे, फिर लिख रहे हो। वो एक्टिंग बाजी मत करना भाई प्लीज, इरिटेशन हो जाएगी मुझे। थर्ड मेथड डालो भाई जल्दी से। थर्ड मेथड है प्रोडक्शन मेथड। बेटा इसे क्या बोलते हैं एक और? वैल्यू एडेड मेथड, या फिर क्या बोलते हैं बेटा? आउटपुट मेथड। ध्यान से बेटा, ये जो मेथड आपके सामने है ना, ये बड़ा ही सिंपल है। पहली बात तो इसमें याद रखिएगा, पहला चेंज, हम हर मेथड से क्या निकालते हैं? हाँ, अब आपको पता है कि इनकम मेथड से वैसे क्या निकलता है? एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम, 3 चीजों को ऐड करके। इस मेथड से भी जीडीपी एमपी निकलता है, अच्छी बात। लेकिन इस मेथड में जीडीपी एमपी को ना एक और नाम से बोलते हैं। आपको बोले जीडीपी एमपी निकालो, या फिर आपको बोले जीवीए एमपी निकालो। प्रसन्न जी, इस मेथड में जीवीडीपी एमपी का एक और नाम क्या बोलते हैं? सर व्हाट इज जीवीए? ग्रॉस वैल्यू एडेड। पढ़ा है ना आपने? इसे बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और एक और चीज बता दूं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लो। अगर कभी भी आपको बोला है जीडीपी निकालने को, क्या निकालने को, और पीछे मेंशन नहीं कि मार्केट प्राइस पे निकालना है या फैक्टर कॉस्ट पे, हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलेगा। कैसे निकलेगा? अगर आपको बोला है एनडीपी निकालना है, पीछे मेंशन नहीं है एमपीएफसी, किस पे निकलेगा? सर क्यों? बेटा अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ग्रॉस वाला हमेशा एमपी पे निकलता है और नेट वाला हमेशा एफसी पे निकले। अगर पेपर में बोल दिया एनडीपी एट एमपी निकालो, अब किस पे निकालोगे? एमपी पे। तो बोला है ना क्लियरली, बात समझ आ रही है? अगर बोलेगा कि आप निकालिए क्या, जीएनपी, क्या निकालिए, किस पे निकलेगा? एमपी पे, क्योंकि ग्रॉस है ना। तो ग्रॉस वाला हमेशा एमपी पे निकलता है, नेट वाला हमेशा एफसी पे निकलता है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अभी लिख लेंगे इसे नीचे, कोई नहीं। अगर आपने लिख लिया तो सही है, नहीं लिखा तो मैं बाद में लिखा दूंगा। पहले इधर आ जाओ भाई, सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। प्रोडक्शन मेथड में जीडीपीएमपी और जीवीएमपी, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी आपके लिए कुछ नई टर्म्स है, बहुत अच्छे से हम समझेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी मैं समझाऊंगा, पहले हम लिख लेते हैं। अब देखो बड़ा सिंपल है, अगर आपको जीडीपीएम पे निकालना है या वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू एडेड जो भी है निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सर वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑब्वियसली डायरेक्टली तो दिया नहीं होगा, तो बेटा ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इंडिविजुअली वैल्यू ऑफ आउटपुट भी पूछ ले, कहेगा ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ। तो सेल्स लेनी है प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और इसमें से माइनस कर दोगे अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आईसी बोलो शॉर्ट फॉर्म में, तो बेटा वो क्या बन जाएगा? वैल्यू एडेड। क्या बन जाएगा? वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर। अभी ये हो क्या रहा है मैं बताऊंगा, पहले यहां देख लो, सुनो ध्यान से। सेल्स में याद रखना हमें लेनी होती है कौन सी सेल? टोटल सेल। कौन सी सेल? टोटल मतलब वो टोटल एडवांस वाली, टोटल वाली नहीं। टोटल मतलब क्या? टोटल मतलब
आपको इसमें डोमेस्टिक सेल्स भी लेनी है और इसमें आपको क्या लेनी है बेटा, एक्सपोर्ट्स भी लेने हैं। कई बार आप कंट्री के बाहर भी सेल कर रहे हो। हाँ जी बेटा तू छोटा है अभी, छोड़ दे अभी बच्चा है। पता है इसे एक बारी में पता चल गया है, एक बारी में समझ आ गया इसे एक्टिंग कर रहा है फालतू की। वो एडवांस है, तू यहाँ के नीचे जाने के बाद पिएगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा 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 प्रसन्न जी चेंज इन स्टॉक बता दो जल्दी से बेटा क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तू इंडीमेंट पीता है। किसने आके बोला इंडीमेंट पीता है? अच्छा अच्छी बात है बेटा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया होगा, ले लेना, नहीं दिया तो गेम आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सुनना ध्यान से, यही गेम है और इसका तो डिफरेंस भी लिखवाऊंगा थ्योरी में अभी अच्छे से। अभी देखो नाम सुन लो। अब सुनो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब होता है गुड्स को बनाने में जो खर्चा हुआ, गुड्स को बनाने में जो, देखो यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड में क्या कर रहे हैं, इनकम मेथड में हमने सारी इनकम ऐड कर दी, इनकम निकल गई। एक्सपेंडिचर में सारे एक्सपेंडिचर प्लस सारी इन्वेस्टमेंट ऐड कर दी, इनकम निकल गई। प्रोडक्शन मेथड पता क्या कहता है, ये जितने का बिका माइनस जितने का बना, उसके नेट के डिफरेंस को ले लोगे तो हर बंदे की इनकम निकल जाएगी, जितने भी प्रोड्यूसर है सबकी इनकम निकल जाएगी। अब पर ध्यान क्या रखना है, सुनो, इसकी वैल्यू जो है ना वो कैसे निकलेगी भाई। देखो कुछ गुड्स हमने सेल करे होंगे, वो ले लो। कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो सेल नहीं हुए, जो अभी शॉप पे क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो चेंजिंग स्टॉक ले लो। और कुछ ऐसे होंगे जो हमने प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन लगा दिए। जैसे मैं एसी बनाता हूं तो एसी जो बिके वो ले लिए सेल्स में, कुछ मेरे गोडाउन में पड़ेंगे वो चेंजिंग स्टॉक हो गया। बेटा अपनी शॉप पे भी तो एसी लगाऊंगा, बाहर से खरीद के लगाऊंगा क्या? अपने घर पे बाहर से एसी खरीद के लगाऊंगा, अपने एसी तो लगाऊंगा, लेकिन क्या वो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है भाई, उनकी वैल्यू है ना, तो आप उसको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को भी ले लो। ये सारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब ये जो पैसा आया, जो भी टोटल हुआ होगा, ये सारी क्या आपकी इनकम है? इसको बनाने में कॉस्टिंग भी तो आई होगी ना, तो उस कॉस्टिंग को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। मतलब से सारी कॉस्ट ना 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 रुको, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है वो सारी चीजें जो गुड्स एंड सर्विसेज में लगी है, मतलब फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हुई है, विद इन दी सेम ईयर, विद इन दी। सर क्या मतलब, सुनो फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं ये पेन बनाता हूं, प्रश्न है इस पेन को बनाने के लिए ना मैं इसके लिए रॉ मटेरियल लाता हूं, मतलब इसका मेटल वेटल जो भी आता है ना वो लेकर आया, और एक मशीन लेकर आया, और एक लेबर लेकर आया। मशीन लेबर और रॉ मटेरियल तीन चीजें लाया। क्या क्या? मशीन, लेबर और रॉ मटेरियल। कितने कितने का? सर मान लीजिए मेरी जो मशीन आई है वो आई है 10 लाख की, लेबर आया 2 लाख का और रॉ मटेरियल आया 5 लाख का। अब आपने बोला सर मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया, 17 लाख ना। बेटा सुनना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है वो खर्चा जो गुड्स एंड सर्विसेज में लगा है और विद इन दी सेम ईयर आपने उसका बेनिफिट रियलाइज कर लिया है। सर मतलब बेटा जब आप मशीन को लाओगे 10 लाख की, आपने ये एक पेन बनाया, पेन बन के प्रोड्यूस हुआ, क्या मशीन वहीं पे रुक जाएगी काम करना कि अब मैं पेन नहीं बनाऊंगी? ऐसा होता है क्या? या आप उसे 10 ईयर्स तक लगातार पेन बनाओगे, 10 ईयर्स तक लगातार पेन बनाओगे, मतलब आपने उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करा है, बट उसका बेनिफिट सेम ईयर में रियलाइज हुआ है या मल्टीपल ईयर्स में? ये फाइनल गुड है। कैसा गुड है? आप लेबर लाए, लेबर को आपने 1 महीने की सैलरी दे दी, उसने एक पेन बनाया, क्या वो वहीं पे ही रुक जाएगा या पूरे महीने सैलरी पे काम करेगा? पूरे महीने काम करेगा। ये कैसा है? फाइनल है। ये एक्सपेंस कैसा है? फाइनल एक्सपेंडिचर है। लेकिन रॉ मटेरियल, मैं 1 किलो मेटल लाया था, आधा किलो मेटल इस पेन में लग गया, ये पेन बन के प्रोड्यूस हो गया, क्या ये आधा किलो में दोबारा यूज कर सकता हूं? ये इसका बेनिफिट विद इन दी सेम ईयर क्या हो गया, विद इन दी सेम टाइम रियलाइज हो गया ना। ये क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। एक और एग्जांपल देता हूं, सुनो ध्यान से। एक चाय वाले भैया है, वो ना मिल्क परचेज करते हैं। क्या परचेज करते हैं? अपने घर के लिए। कैसा गुड है? फाइनल। कैसा गुड है? फाइनल गुड है, क्योंकि कंजम्पशन पर्पज के लिए हो रहा है। वही चाय वाले भैया मिल्क, चीनी पत्ती परचेज कर रहे हैं अपने चाय बनाने के लिए। कैसा गुड है?
इंटरमीडिएट, क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन का यूज हो रहा है। और चाय बनते ही जो दूध पत्ती चीनी चाय में गई वो क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या हो गई? अब सुनना, भैया के पास चाय की केतली है, चाय के कांच वाले गिलास है। अब जब भैया ने चाय बनाई, उस चाय के गिलास में चाय डाली और कस्टमर को दी, तो ये जो चाय का गिलास है ये इंटरमीडिएट होगा या फाइनल? फाइनल। क्यों? क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, लेकिन क्या इसका बेनिफिट उसी टाइम रियलाइज हो रहा है? अबे भैया उसमें चाय पी, अगली बार फिर धो के उसको यूज करेगा ना, तो ये मल्टीपल ईयर्स तक जाएगा। ये उसके लिए फाइनल कंजम्पशन होगी। कैसी कंजम्पशन होगी? फाइनल। जो उसका स्टोव है फाइनल कंजम्पशन है। अच्छा, इसी की जगह ग्लास कुल्हड़ के होते, किसके होते? अब ये क्या होता? इंटरमीडिएट। क्या होता? कि उसने फर्दर प्रोडक्शन में यूज करा और उसी प्रोडक्शन के साथ वो क्या हो गया, सेम टाइम पे रियलाइज हो गया। बात समझ आ रही है? तो बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में याद रखना, ये वो खर्चे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लग रहे हैं और सेम टाइम पे ही क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, रियलाइज हो रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो पेपर में कैसा आएगा सुनो, या तो पेपर में इंटरमीडिएट दे रखा होगा डायरेक्टली, अभी मैं इसका डिफरेंस दिखाऊंगा बाद में नेक्स्ट क्लास अच्छे से, पहले सुनो। या तो इंटरमीडिएट दे रखा होगा, या इसके नाम लिखो बेटा, नाम लिखो जल्दी से। अगर ये नहीं दिया तो पहला ऑप्शन है इंटरमीडिएट कंजम्पशन देने का, पहला तरीका जिससे वो दे सकता है, इसको बोलते हैं बेटा, लिखना, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। इसका एक नाम है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अगर ये नहीं तो बेटा बी और करके लिखो, बी क्या दे सकता है? अगर इंटरमीडिएट नहीं दिया तो सिंगल यूज, सिंगल यूज नहीं है तो लिखना बेटा नॉन ड्यूरेबल। वर्ड क्या यूज करा है? नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, ये भी दे सकता है। ठीक है, और अगर ये भी नहीं दिया तो बेटा थर्ड लास्ट तरीका पता क्या है? आपको ना बहुत सारे एक्सपेंस दे देगा, रेंट, प्लांट एंड मशीनरी, वेजेस एंड सैलरीज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ फ्यूल एंड पावर, बहुत सारे एक्सपेंस दे दिए। अब आपको चेक करना है कौन सा इंटरमीडिएट है। तो आपके सिलेबस में बस 3 याद रखना, एक तो जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है किसमें, रॉ मटेरियल वो ले लेना, उसमें ऐड कर देना सारा एक्सपेंस ऑफ फ्यूल, ऐड कर देना सारा एक्सपेंस ऑफ पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। इन तीनों को ऐड करोगे इंटरमीडिएट निकलेगा। इसके अलावा रेंट, प्लांट एंड मशीनरी परचेज, सैलरी पेड, ये सब इंटरमीडिएट नहीं है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी इंटरमीडिएट नहीं होता बेटा, वो फाइनल होता है। बात समझ आ रही है? पक्की बात? सॉरी बेटा, वैसे ना लेबर को हम इनमें कैटेगराइज नहीं करते, बट जो वेजेस है वो वेजेस इंटरमीडिएट में आएगी। वेजेस क्या आएगी? सैलरी किसमें आएगी? वो नहीं आएगी इंटरमीडिएट में। वेजेस क्या है? वेजेस तो आप वर्क डन के हिसाब से पे करते हो ना, जितना काम होता, बट आपके सिलेबस में आएगा नहीं, लेबर कैटेगराइज नहीं होंगे, इसी में आएगा। पहले बताओ इतना क्लियर है भाई? बस बेटा ये हो गया काम। अब आपका क्या निकला है बेटा, सुन लो, आपका क्या निकला है यहाँ पे, जीवीए एट। अब प्रश्न, एक बात बताओ, जीवीएमपी में हम क्या करेंगे? अगर मुझे एनवीएएफसी बनाना है, क्या बनाना है? अब बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है बेटा, मजे मत लेना, बस क्या करेंगे, माइनस और माइनस, अबे प्लस नफीफा मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे बीच में सेंटर में कुछ नहीं है ना, ये तो वैल्यू एडिड है। हाँ, अगर क्लियर दिया होगा जीडीपी से एनडीपी जाना है, सॉरी क्या हो रहा है, बच्चे थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं इसमें, बच्चे भावनाओं में बह के बेटा यहाँ पे प्लस नफीफा भी कर देते हैं, वो मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से डोमेस्टिक से नेशनल में नहीं जाना। बस ये आप दोनों ऐड कर दीजिएगा, आपका काम हो गया। अल्ट्रा में, अबे यार भाई, बेटा इसी के साथ सारे मामले होते हैं खत्म। हाँ हाँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी को जीबीएम जीडीपीएमपी बोलते हैं। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स मैंने सब्सिडीज। अच्छा एक चीज सुन लो यार, एक चीज सुनो सुनो सुनो, ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना, पेपर में इनडायरेक्ट टैक्स की जगह वो हो सकता है जीएसटी लिख दे। अरे यार सुन लो यार, कल क्वेश्चन कराऊंगा, कोई जब पूछेगा ना चांटे पड़ेंगे फिर।
सुनते नहीं है बात। जीएसटी दे सकता है, आपको दे सकता है एक्साइज ड्यूटी, आपको दे सकता है कस्टम ड्यूटी, आपको दे सकता है वैट। मतलब कहने का मतलब है कुछ भी मजे ले लेगा। इनडायरेक्ट टैक्स पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स की नॉलेज रखना, क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल है, कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे आपके बारे में जीएसटी और एक्साइज के अलावा नहीं आएगा, बट जस्ट इनकेस आ गया तो थोड़ा देख के चलना, ठीक है भाई। इसी के साथ क्या क्या सुनानी है? हाँ, एक मिनट जाए ना तब बताइए। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है बेटा? पीछे वाले इधर नंदनी जी, केशव भाई क्लियर एकदम? बेटा मैं बोल रहा हूँ मेथड थोड़ा लेंदी है बेटा, समझो 15 मार्क्स का पेपर में, 15 मार्क्स का। और इस पूरे मेथड से कम 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 4 क्वेश्चन आप लेके चलो पूरे इससे। तो इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है। अगली क्लास ओरल टेस्ट है, सारे मेथड जितने भी हमने करे उसका कन्वर्जन सब मिला के। अगली क्लास पहले 10 मिनट टेस्ट लूंगा, 5-6 बंदों को पेलूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब वो ऑनलाइन है भाई, उनका क्या कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन आना है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ऑफलाइन है उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसे याद हो जाएगा मेथड पिट पिट के। हाँ हाँ हाँ, वो अभी क्वेश्चन में आएगा तब करवा, उसमें कुछ नहीं होता। इसमें ना वैल्यू एडेड निकालना था, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शरी का। कैसे निकालना है? इसी फॉर्मूले से अलग अलग, फिर तीनों को ऐड। अभी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड एक बार फिर दिखा दो, नहीं नोट करना रहेगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर, परसों मिलते हैं। कल तुम्हारा कल टेस्ट किया है तुम्हारा ईगो का, तो नेक्स्ट सैटरडे है ना, नेक्स्ट सैटरडे फुल सिलेबस पूरा ना, माइक्रो पूरा माइक्रो का नहीं अभी तो इन्हीं के पास में नालायक बच्चे बंदी करना।